डिप्लॉयड है, ठीक है, ये हमारा डिप्लॉयड है। और बेटा कितना लोकस के लिए? अच्छा फॉर्मूला क्या, टू द पावर एन, हाँ शायद यही फॉर्मूला, टू द पावर एन, देख लेते हैं। तो अगर ये हमारा डिप्लॉयड है, चलो देखो इसमें गेमेट्स कितना बनेगा, कितना टाइप का गेमेट बनेगा? एक ही टाइप का बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, और दोनों हमारा कैसा बनेगा? एक ही टाइप का बनेगा। मतलब हमारा ये कैसा है, दो लोकाई के लिए, दो लोकाई के लिए, और कैसा हो गया? होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। अगर हमारा ये हो जाता है, अब कितना बनेगा? अब सोचो, अब ये वाला क्वेश्चन शायद आप लोग के प्रीवियस ईयर में ऐसा आया था, मैं दी हूं ऐसा क्वेश्चन। अब कितना बनेगा? अच्छा ये टू दी पावर एन, ये समझ में आ रही कब बैठाओगे, कहां बैठाओगे? हाँ अब मुझे याद आ गया क्या करना है मेरे दिमाग से ही आउट हो गया था। देखो अब ये चीज हो गया, ठीक है, ए और बी। अब इसे कितना गेमेट बनेगा? एक बनेगा ये और एक बनेगा हमारा ये। कोई तीसरा टाइप का पॉसिबल है? अब इसी में देखो, इसमें हम लोग तीन केस देख रहे हैं, एक केस ये है, एक केस ये है, और एक केस हमारा क्या हो जाएगा? अब इसमें कितना टाइप का गेमेट बनेगा? अब देखो, नहीं बेटा इसमें अब चार बनेगा, ये बना, फिर ये बना, ये बना और ये बना। क्लियर है? देखो सब हमारा कितना है, सब हमारा दो लोकाई के लिए है, सब हमारा ये तीनों केस देखो, ये तीनों केस, रुको ये मिटाती हूँ, ये तीनों केस देखो, केस 1, 2 और केस 3, ठीक है। ये थोड़ा लाइट क्योंकि थोड़ा ब्लैक से लिख दो, कलर तो पेन का भी चेंज नहीं होगा ना, बस इस स्क्रीन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाला? ठीक है। अब देखो बेटा ये वाला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा टू दी पावर एन, ठीक है। हम लोग तीनों केस देख रहे हैं, केस 1, 2 और केस 3, तीनों हम लोग किसके लिए देख रहे हैं? दो लोकाई है, दो लोकाई है मतलब दो कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है। इसमें हमारा कैसे होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस हुआ? होमोजाइगस, ये हो गया हमारा होमोजाइगस, ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। लेकिन हम लोग इसको लिखते हैं ना हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस फॉर वन लोकाई। और इसमें क्या लिखेंगे? हेट्रोजाइगस फॉर टू लोकाई, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला टू द पावर एन, बेटा ध्यान दो, क्यों हंस रहे हो आप लोग, फोटोज देख रहे हो अभी तक? टू टू द पावर एन ये हमारे हेट्रोजाइगस के लिए फॉर्मूला है, ये हमारे किसके लिए फॉर्मूला है? हेट्रोजाइगस के लिए। अब यहां पर हमारा कितना हेट्रोजाइगस है? लोकाई दो है लेकिन हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस एक है, तो मतलब टू टू द पावर 1, दो गेमेट बनेगा। इसमें कितना हेट्रोजाइगस हो गया? दो, टू टू द पावर 2 कितना बन जाएगा? 4। समझ में आया? आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, हेट्रोजाइगस फॉर 4 लोकाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है रिपीट करो? 4 लोकाई के लिए हेट्रोजाइगस है, 4 लोकाई के लिए आपका हेट्रोजाइगस है, तो आपका क्या हो जाएगा? टू टू द पावर एन मतलब टू टू द पावर 4। सिक्सटीन हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन घुमाता कैसे है? क्वेश्चन घुमाता कैसे है? क्वेश्चन बस आपका ये घुमाएगा ना कि आपका ना 7 लोकाई दिया हुआ है, आपका 7 लोकाई दिया हुआ है और लिख देगा एंड 4 आर होमोजाइगस, एंड 4 आर होमोजाइगस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ गेमेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ गेमेट्स, बस क्वेश्चन इसमें ऐसे ही घुमाएगा। ये बस फॉर्मूला है टू द पावर एन, ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ
हेट्रोजाइगस के लिए। देखो होमोजाइगस, सेम चीज को हम लोग होमोजाइगस पे भी करें तो हमारा गेमेट एक ही बनेगा। 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, 1 हो जाता है। 2 टू द पावर 0 1। एक हेट्रोजाइगस बना, एक हेट्रोजाइगस बना तो क्या हो गया? 2 टू द पावर 1 2। और यहां क्या हो गया? 2 हेट्रोजाइगस बना तो 2 टू द पावर 2 4। अब ये क्वेश्चन है आपका 7 लोकाई है, मतलब 7 कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स एंड 4 आर होमोलॉगस, फाइंड द नंबर ऑफ गेमेट्स। बेटा आप बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, 7 लोकाई है एंड 4 आर होमोजाइगस, फाइंड द नंबर ऑफ गेमेट्स। वो बस फॉर्मूला है, ये आपका हेट्रोजाइगस नंबर है। ये किसको नहीं समझ में आया? ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछी थी ना, तो उस टाइम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा था कि मुझे फॉर्मूला नहीं याद आ रहा था। तो फॉर्मूला इसका 2 टू द पावर n, और अगर इनकेस फॉर्मूला नहीं याद है तो अगर टाइम बचता है तो आप कैलकुलेट करो, सारे गेमेट्स निकाल के देखो कैसे निकलेगा। हाँ नहीं बेटा 128 नहीं आएगा, 8 आएगा इसका आंसर। हाँ मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से ये टॉपिक समझाते हैं। ये थोड़ा अभी आउट ऑफ द, बैठ जा बेटा, थोड़ा पुराना चैप्टर पे चले गए, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलो 2 कैरेक्टर्स का हम लोग पढ़े हैं ना, ये टफ नहीं था, ठीक है, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बस फॉर्मूला मुझे भी ध्यान नहीं था, और फॉर्मूला नहीं ध्यान है थोड़ा लंबा प्रोसेस निकलेगा, लेकिन आप निकाल लोगे गेमेट्स। बस क्या होगा कि एक एक करके सारा देखना पड़ेगा कि कितना आपका ऑप्शंस बन रहा है, तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। अगर बहुत सारा कैरेक्टर्स दे देगा ना एक बार में तो लेंदी प्रोसेस बनेगा। 2-4 कैरेक्टर देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, 2-4 देगा, और अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद है निकाल सकते हैं ना। 2 कैरेक्टर के लिए हम लोग 2 कैरेक्टर, मान लो ए और बी कैरेक्टर है हमारा, 2 कैरेक्टर के लिए बेटा याद करो कितना लोकस पॉइंट होगा। 2 कैरेक्टर के कितना लोकस पॉइंट होगा? 2 लोकाई होगा। इसका हम लोग केस वाइज देखते हैं। केस 1 है हमारा A B, ये हमारा क्या है? डिप्लॉयड है, ये हमारा डिप्लॉयड है। गेमेट्स बनाएंगे हम लोग इससे, तो गेमेट क्या बनेगा? इसका गेमेट देखो, जिनको नहीं समझ में आया वो ट्राई करो। गेमेट बताओ बेटा इसका क्या बनेगा? AB। और कोई दूसरा ऑप्शन? कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। फिर हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा 2 कैरेक्टर के लिए ही है, ये भी हमारा डिप्लॉयड है। इसमें क्या गेमेट बनेगा? क्या क्या बनेगा? ये बनेगा। और जो हम लोग एक उसमें F1 का क्रॉस कर रहे थे वो थोड़ा हेट्रोजाइगस कंडीशन था हमारा, ये था, ये भी हमारा डिप्लॉयड ही है। इससे क्या क्या गेमेट बन रहा था? जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहा था गेमेट फॉर्मेशन के टाइम में, और सेग्रीगेशन हो रहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया? और कोई ऑप्शन? ये 4 टाइप का बनेगा। अब एक फॉर्मूला है ना 2 टू द पावर n, ये हम लोग फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? कितना गेमेट बनेगा ना वो देखने के लिए। 2 टू द पावर n कब यूज करते हैं? कितना गेमेट बनेगा वो देखने के लिए। लेकिन ये जो n है ये कितना है? नंबर ऑफ, नहीं, हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। ये जो n है ये क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। क्लियर है? अब इस वाले केस में आप देख के मुझे बताओगे कितना हेट्रोजाइगस है इसमें? एक भी हेट्रोजाइगस है, तो इसमें क्या होगा हमारा? 2 टू द पावर 0 हेट्रोजाइगस इज इक्वल्स टू 1। कितना गेमेट बन रहा है? एक ही। इसमें कितना हेट्रोजाइगस कंडीशन आ रहा है? एक ही हेट्रोजाइगस आ रहा है, मतलब 2 टू द पावर 1 2। ठीक है, इसमें कितना हेट्रोजाइगस आ रहा है? नहीं, कितना हेट्रोजाइगस है बेटा? हेट्रोजाइगस 2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 गेमेट बना। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन इजी वाला नहीं पूछेगा, क्योंकि ये अब आप लोग क्या हाथ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिना हम लोग ये फॉर्मूला जाने हम लोग खुद से भी निकाल लिए थे ना। और शायद आपके नीट में ये वाला क्वेश्चन आया था कुछ,
ये नहीं आया था, ये आया था, ये था, मैं डीपीपी में दी हूँ ये क्वेश्चन। इसमें आप लोग बताओ कितना गैमेट्स बन रहा है। एक बन रहा है ये और दूसरा बनेगा हमारा ये। कोई भी तीसरा ऑप्शन इसमें पॉसिबल नहीं है। कोई तीसरा ऑप्शन पॉसिबल है? तो इसमें कितना, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले में देखो, इस वाले में देखो कितना हेट्रोजाइगस आ रहा है? एक। होमोजाइगस को फिर हम लोग काउंट नहीं करते। देखो होमोजाइगस को काउंट नहीं किए, हेट्रोजाइगस बस काउंट करें। तो कितना आ रहा है हेट्रोजाइगस? तो कितना टाइप का गैमेट बन सकता है? 2। इसी में अगर मैं ये कर दूं, अब कितना गैमेट बनेगा? अब कितना हेट्रोजाइगस, ये वाला छोड़ दो, अब कितना हेट्रोजाइगस आ गया? 2 हेट्रोजाइगस आ गया। तो गैमेट कितना बनेगा? 4। अब उसका जो क्वेश्चन था कि कोई, हाँ 4 लोकाई है, 4 लोकाई है और चारों क्या है? हेट्रोजाइगस। ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया। तो कितना गैमेट्स बनेगा? 2 to the power 4। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 16। बस इसी को ना, ये अब आप समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट। अब लोग को बस क्या याद रहता है ना कि कितना कैरेक्टर है और कितना गैमेट, क्योंकि जनरली ना हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन देता है, जनरली हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का हमें हैबिट होता है। तो जैसे हम लोग क्या याद करते हैं कि 2 कैरेक्टर है तो कितना गैमेट बन रहा है, हम लोग को पता है 4 बन रहा है। लेकिन हम लोग ये और ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ये और ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, जो अभी तुरंत आप भूल गए। मैं अभी क्या बोली कि 7 कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर, जिसके लिए क्या है? 4 होमोलॉगस है, होमोजाइगस है, सॉरी 4 क्या है हमारा? होमोजाइगस। हाँ, तो कितना हेट्रोजाइगस हो गया? 3 हेट्रोजाइगस हो गया। लेकिन हम लोग को फॉर्मूला क्या याद है? 2 to the power n। और हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं? 2 to the power 7 करके कैलकुलेट कर देते हैं। अभी आप वही करें, ठीक है। लेकिन अब हमें होमोजाइगस देखना ही नहीं है, हम लोग बस क्या कैरेक्टर यूज करने वाले? बस हेट्रोजाइगस। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3, तो 8 गैमेट्स। ये क्लियर है? इकोसिस्टम, जल्दी जल्दी डेफिनेशन बस बोलना है। पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करे थे इकोसिस्टम का। बेटा बायोडाइवर्सिटी, चलो ये बताओ, टर्म बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय, टर्म बायोडाइवर्सिटी, बैठ जाओ, टर्म बायोडाइवर्सिटी गिवन बाय एजी डांसले। बेटा वो तो इकोसिस्टम है, वॉल्टर जी रोजेन। फिर बेटा आप बताओ हिमानी, टर्म इकोसिस्टम वाज पॉपुलराइज्ड बाय, जिसको यूज बहुत ज्यादा ये करे थे ये साइंटिस्ट, ये टैक्सोनॉमिस्ट, सॉरी ये टैक्सोनॉमिस्ट, यही आपके एनसीईआरटी में एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन 7 मिलियन स्पीशीज है हमारे इस इकोसिस्टम में, या डिस्कवर हो सकते हैं। अभी 5 कितना भी डिस्कवर हो चुका है? 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, 7 मिलियन का किया जा सकता है। कौन दिए थे ये 7 मिलियन का एस्टिमेट? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट में दिए थे, ठीक है। बेटा IUCN का फुल फॉर्म, IUCN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बेटा IUCN है यून फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। फिर से बोलो, कोई एक जन बोलो, रुको हो जाओ, बोलो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दोनों आते हैं इसमें, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, ठीक है। तो IUCN का हमारे 2004 का एक लिस्ट आया था, क्या 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 बताया गया था उसमें? कितना? 1.5 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, 1.5 मिलियन से थोड़ा ज्यादा। इसमें से कितना प्लांट, कितना एनिमल, जल्दी जल्दी बताओ। 70% एनिमल, 22% प्लांट, 8 अदर है, ठीक है, 8 हमारे अदर है। इसके बाद फिर अब आप लोग मुझे बताओगे कि इंडिया में लैंड एरिया कितना? बेटा ये डेटा याद रखने से मैं पूछ रही हूँ इतना, ठीक है। इंडिया में लैंड एरिया कितना है, कितना परसेंट है?
कितना परसेंट है टोटल का? 2.4%। बायोडाइवर्सिटी कितना है? 8.1%। कितना मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है टोटल? 12, जिसमें से इंडिया भी हमारा एक है। ठीक है, कितना प्लांट स्पीशीज यहाँ डिस्कवर हो चुका है? कितने प्लांट स्पीशीज थे? 45,000। एनिमल्स इसका डबल 90,000 के अप्रॉक्स। अगर हम लोग रॉबर्ट मे का बात माने तो और कितना हमारा डिस्कवर होना बाकी है? नहीं, 1 लाख प्लांट और एनिमल 3 लाख जैसा। ठीक है, इसके बाद अब वर्ल्ड पर आते हैं तो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा नंबर इंसेक्ट का, उसके बाद इंसेक्ट के बाद मॉलस्क का। बेटा आप लोग भी ध्यान दो जो फर्स्ट क्लास नहीं किए, फर्स्ट क्लास से रिवाइज करा रही हूँ। तो हमारा ना जो ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिटी दिया हुआ था तो हमारा बताया गया था कि कितना कौन सा स्पीशीज प्रेजेंट है। तो इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है जल्दी बताओ आप। नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या आता है? आप जो एनिमल किंगडम पढ़ कर आए उसमें बताओगे इनवर्टिब्रेट में क्या क्या आता है। अच्छा छोड़ो, टाइम नहीं और बात करते हैं। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, ये सबको पता है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का। तो अगर इनवर्टिब्रेट्स का डेटा हम लोग देखें, जो फर्स्ट क्लास नहीं है वो लोग ज्यादा ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा हमारा क्या प्रेजेंट है? इंसेक्ट। इसके बाद मोलस्का। इसके बाद हमारा ना आर्थ्रोपोडा में एक और ग्रुप है, एक और क्लास जिसको बोले जो क्रस्टेशियन कहते हैं, जिसको क्रस्टेशियन। इसी में हमारा ना प्रॉन्स वगैरह इसमें आता है। प्रॉन्स हमारे क्रस्टेशियंस में आते हैं। ठीक है, बस आप समझो कि मोलस्का के बाद हमारा क्रस्टेशियन का नंबर है और इसके बाद फिर अदर ऑर्गेनिजम्स। इसी में जो अदर हमारे आर्थ्रोपोडा है या अदर इनवर्टिब्रेट्स है। दूसरा हमारा क्या है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में सबसे ज्यादा क्या है? फिशेस सबसे ज्यादा। इसके पीछे ये रीजन है बेटा कि सबसे ज्यादा 70% क्या है? पानी प्रेजेंट है, इसीलिए फिशेस प्रेजेंट है। फिर हमारा क्या है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये सेम लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स सेम लेवल पर है। फिर क्या प्रेजेंट है? मैमल्स और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस को भी पानी चाहिए लेकिन ये हमारा कम क्यों है? क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। और मैमल्स हमारे कम क्यों है? क्योंकि बेटा जो लार्ज साइज के जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ना सब जगह नहीं रह सकते। ठीक है, वो पर्टिकुलर हैबिटेट में रहेंगे, वो सब जगह प्रेजेंट नहीं रह सकते। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है? सब टाइप के हैबिटेट में नहीं रह सकते, इसीलिए इनका नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद हमारा तीसरा क्या था? प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म। फिर अच्छा कुछ लोग फंगी बोले, कुछ क्या बोले? कुछ क्या फंगी बोले, कुछ और क्या बोले थे? फंजाई। और भी एक और कुछ मैं सुनी टर्म, और एक और टर्म सुनी हूं मैं। कोई फंगी बोला है? कोई फंगी बोला है इसको? अभी इसको फंजाई कहते हैं। फंगी कोई नहीं बोलेगा, इसको क्या कहते हैं? फंजाई। ठीक है, फंजी भी नहीं होता है, फंगी भी नहीं होता है, फंगी भी नहीं होता है, ये क्या होता है? फंजाई। सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, फिर आता है फंजाई, फिर आता है हमारे एल्गी। हाँ एल्गी। एल्गी के बाद फर्न। फर्न है ना पहले मॉस है, पहले हमारा मॉस, फिर फर्न और जिम्नोस्पर्म को हम लोग लिस्ट से निकाल दे। फिर आता है लाइकन। लाइकन क्या होता है? लाइकन क्या होता है? वैसे मैं बहुत कंजेस्टेड लिख। लाइकन क्या होता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। और क्या होता है लाइकन? और क्या होता है लाइकन? एक तो पता है जब हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें इसमें फंजाई और लाइकन तो लिखना ही नहीं चाहिए था। फंजाई और लाइकन लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्लांट्स के ग्रुप में वो नहीं आते। प्लांट्स हमारा एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेक्टोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। फंजाई एक अलग हमारा किंगडम है। और लाइकन क्या है? लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर है, वो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना, लेकिन है क्या फंजाई? सॉरी लाइकन। लाइकन पढ़ो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसका किसका? फंजाई का और एल्गी का। एल्गी प्लस फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई। आरएच वेटेकर ना आप लोग के चैप्टर 2 में मेंशन किया हुआ है कि आरएच वेटेकर ना कुछ चीजों को ना मतलब ग्रुपिंग कर ही नहीं पाए, उसमें लाइकन है।
वायरस है, वायरॉइड है, प्रेयॉन्स है, ये सब का वो क्या कर पाए, ये सब को वो किसी टैक्सोनॉमिक ग्रुप में नहीं डाल पाए, ये किसी भी किंगडम में नहीं है। लाइकन, वायरस, वायरॉइड और प्रेयॉन्स, तो हमारा लाइकन नहीं है, लेकिन हम लोग प्लांट्स में इसको भी ऐड कर दें, ठीक है, प्लांट्स हम लोग इसका भी नंबर ऐड कर दिए। तो एल्गी प्लस फंजाई क्या है, लाइकन, जिसमें जो एल्गी पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, और जो फंजाई पार्ट है ये माइकोबायोन। चलो ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, माइकोबायोन। ये चीज रिवाइज हो गया, ठीक है। तो ये वाला आप लोग लिख लेना। इसके बाद है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या था ये, जल्दी बताओ। चलो बिना देखे, किसको किसको याद है, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे पढ़े थे, एकदम फ्रेश माइंड के साथ पढ़े थे ये वाला टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे नेचुरलिस्ट और जो ज्योग्राफर है उनका नाम बताओगे। अरे रुको, जो बता रहा है वो वही नहीं याद है। अच्छा चलो कोई और बताओ, आप बताओ। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। बेटा मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये, बिना देखे बताओ तो। जर्मनी के थे ये, जर्मन थे, ठीक है, जर्मन थे। क्या थे ये, नेचुरलिस्ट थे एंड जियोग्राफर थे, ठीक है। अब ये कहाँ स्टडी करे थे बेटा, आप क्यों ढूंढ रहे हो, कहाँ स्टडी करे थे ये, किसी जंगल को स्टडी कर रहे थे ये, साउथ अमेरिका के जंगल में, साउथ अमेरिका के जंगल को ये क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। कहाँ कहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, साउथ अमेरिका के जंगल को। कौन सा जंगल है वहां पे प्रेजेंट, बेटा आप लोग बताओ, कौन सा जंगल है साउथ अमेरिका में। अमेज़न, जो सबसे बड़ा फॉरेस्ट है ना हमारा, जिसको हम लोग लंग ऑफ द प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, वहां पे ये क्या कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। और क्या इनका डेटा आया था, क्या ये वहां पे फाइंड आउट, क्या इनका फाइंडिंग्स था वहां पे। हाँ, अगर हम लोग एरिया, अगर हम लोग जैसे ये छोटा एरिया में तो कम स्पीशीज है, एरिया बड़ा है तो स्पीशीज का नंबर भी बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो एक ग्राफ बनेगा, अगर मान लो कि इनका कोई सर्टेन लिमिट नहीं होता, मान लो कोई सर्टेन लिमिट नहीं होता, तो ये कैसा जा रहा होता ग्राफ, ऐसे इनफाइनाइट तक, कि हम लोग स्पीशीज बढ़ा रहे, सॉरी एरिया बढ़ा रहे तो स्पीशीज बढ़ते जा रहे एकदम एंडलेस। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ये एक टाइम के बाद ना हमारा इसका जो नंबर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इनका जो ग्राफ आया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का जो ग्राफ आया ना, वो कैसा आया, इधर क्या है हमारा एरिया, ये हमारा है एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। कौन सा एक्सिस पे, इस एक्सिस पर क्या है, स्पीशीज रिचनेस, या कितना स्पीशीज है। बेटा आप बताओ स्पीशीज रिचनेस का डेफिनेशन। अरे बहुत इजी था, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। वो स्पीशीज रिचनेस बता रहा है, नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, ये स्पीशीज रिचनेस है। कोशिश तो करते, नंबर ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम, तो एरिया और स्पीशीज। तो क्या होता है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो गया। तो इस ग्राफ को क्या नाम देते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, PER हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या था यहां पर, S इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में है ना, एनसीईआरटी में आपका एक ही ग्राफ दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्या है आपका, सिर्फ एक ग्राफ है, उसमें आपको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चलो मैं भी दूसरा इसी में बनाने को, हाँ दोनों एक ही में दिया हुआ है। अब अगर आप इस तरीके से स्पीशीज रिचनेस और एरिया पे बात करो तो आपका आएगा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट अगर इसको हम लोग लॉगरिदम स्केल पे बनाए, लॉगरिदम पढ़े हो आप लोग केमिस्ट्री में, लॉग स्केल,
तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट आता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो यहां पर एक कांस्टेंट आ गया सी ए जेड, ये हमारा आ गया नॉर्मल, ठीक है। ये आ गया हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसको हम लोग लॉग स्केल पे बनाते हैं, तो क्या करेंगे? हाँ आप लोग बताओ, चलो। log s इक्वल्स टू log c, देख कर बता रहे हो? अच्छा z log e कैसे आते हैं? देख के बता रहा था ये लोग। अच्छा आप लोग में ऐसा आता है जैसे अगर मान लो आपको कोई वैल्यू ऐसा दिया हुआ है log c टू द पावर 10, तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखोगे इसको? 10 log c, ये चीज पता है? बस वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो z है ये आगे आ जाएगा z log a, z log a, ठीक है। अब इसके बाद वाला एनसीईआरटी में नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन का आप लोग मुझे इक्वेशन बताओगे। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, c प्लस एम एक्स, ये हमारा किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। ये हमारा किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। तो ये जो m है, ये जो m है, ये क्या बता रहा है? z रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो m है ये हमारा बताता है स्लोप। ये जो हमारा m है ये क्या बताता है? ये बताता है हमारा स्लोप, ठीक है। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ हमारा कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। ये हमारा ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन, समझ में आ रहा है? और ये जो c आया ये क्या आ गया हमारा? यहाँ पे c इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट और y एक्सिस। c आ गया हमारा क्या? इंटरसेप्ट और y एक्सिस। और ये हमारा क्या है? log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, ठीक है। अब ये जो z है, z का वैल्यू बेटा हमारा अलग अलग आता है। z का वैल्यू क्या है हमारा? अलग अलग आएगा। अगर हम लोग किसी एक एरिया पे बात करें, मतलब किसी एक, मान लो किसी एक कंट्री पे बात करें, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी सिर्फ कंट्री का बात करें ना, तो हमारा जो z का वैल्यू है ना वो बहुत वैरी नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। वो लेकिन अगर हम लोग एक कॉन्टिनेंट का बात करें, एक पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट का बात करें, तो z हमारा क्या हो जाता है? ज़्यादा स्टीपर बन जाता है। अगर हम लोग एक कॉन्टिनेंट का बात करें, बस ये वैल्यू है, क्यों आता है ये मत पूछो, ठीक है। ये बस वैल्यू है कि अगर हम लोग एक कॉन्टिनेंट का बात करें तो ये जो z है ये स्टीपर हो जाता है। स्टीपर मतलब ये स्लोप और ऐसा हो जाएगा। स्टीपर मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं सीढ़ी हमारा स्टीप है, सीढ़ी हमारा बहुत स्टीपर सीढ़ी है, तो इसका क्या मतलब है? खड़ा है सीढ़ी। हाँ, सीढ़ी बहुत खड़ा, तो हम लोग बोलते हैं बहुत स्टीप रास्ता है, बहुत स्टीप सीढ़ी है। तो हमारा देखो ये रास्ता कैसा हो गया? जो स्लोप बना ये थोड़ा और खड़ा हो गया है ना। तो वही कि अगर हम लोग एक कॉन्टिनेंट का बात करें, एक कॉन्टिनेंट का बात करें, तो हमारा जो z आता है ये क्या हो जाता है? और ज़्यादा स्टीपर। z क्या है हमारा? स्लोप है। और क्या है? एक और वर्ड है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये क्या है हमारा? रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और ये हमारा वैल्यू ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग, ठीक है।